गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कहा था, आज हम वेदर एंड क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर के वर्टिकल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जब हम एटमॉस्फेयर के वर्टिकल प्रोफाइल की बात करते हैं तो गैसियस प्रोफाइल के अलावा दूसरी चीज़ है जिसे हम थर्मल प्रोफाइल कहते हैं, जिसके कारण इन दोनों के कारण हम एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स देखेंगे। तो जब हम थर्मल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एटमॉस्फेयर की प्रिंसिपल लेयर्स कौन सी हैं। पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, और ट्रोपोपॉज़, मीज़ोपॉज़, थर्मोपॉज़ जैसे चीज़ें क्यों मौजूद होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करें कि एटमॉस्फेयर है कहाँ तक। तो ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है 99% तक जो एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर की उसकी सीमा मानी जाती है, जहाँ तक हम मानेंगे कि एटमॉस्फेयर की ज़्यादातर गैसेस यहीं पर कंसंट्रेट हैं। उसके बाद में जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर माना जाता है, और ये लाइन जो डिमार्केट करती है इसको हम कार्नोन लाइन कहते हैं। कार्नोन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, और इस कार्नोन लाइन के नीचे 99.9997% जो मास है एटमॉस्फेयर का वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये जो हम कहें कि एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट क्या है, तो उसे हम कॉमन लाइन कह सकते हैं। उसके बाद में जो है उसे हम आउटर स्पेस की संज्ञा देते हैं। चलिए आगे हम हमारे महत्व जो मूल टॉपिक है उसके ऊपर पहुंचते हैं कि कौन सी प्रिंसिपल लेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा जो डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट जो हमने नामकरण कर रखे हैं उनके बारे में आप देख रहे हैं। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रोपोस्फीयर की। तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर नियरली सभी जो वेदर कंडीशन है वो मौजूद होती हैं, पैदा होती हैं। ये करीब, अगर हम पोल की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर काफ़ी पतला होता है, केवल 7 किलोमीटर, और अगर इक्वेटर की बात करें तो ये 17 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। ये बहुत डेंस लेयर है। पूरे एटमॉस्फेयर का 75% जो मास है वो इसी लेयर में शामिल है। जो 2 किलोमीटर का नीचे का हिस्सा है उसे हम प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर भी कहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो वर्टिकल मिक्सिंग है गैसेस की वो यहाँ पर मौजूद होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो इन्वायरमेंटल एब्स रेट है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से घटता चला जाता है। और जो इस ट्रोपोस्फीयर की अपर लिमिट है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते -75 डिग्री तक ये पहुँच जाता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद में सेकंड आता है स्ट्रेटोस्फीयर। इक्वेटर के पास में आप देखें तो करीब 18 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, और पोल की अगर आप बात करें तो ये 8 किलोमीटर से स्टार्ट होगा। इक्वेटर पे खास तौर पर ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंड करता है, पोल्स पर ये कम होगा। टेम्परेचर यहाँ सीजन के हिसाब से वेरी करता है। विंड 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हो सकती है, लेकिन क्योंकि घनत्व कम है इस कारण से वो महसूस नहीं होती। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती इसलिए यह स्ट्रेटिफाइड होता है और डायनेमिकली स्टेबल होता है। इसीलिए इस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटिफाइड। इसके टॉप पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ टेम्परेचर -3 डिग्री तक बढ़ जाता है, जो कि नीचे -75 डिग्री के आसपास
था। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो एक स्टेबिलिटी का रीजन है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो है वो बाउंड्री रीजन है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। यहाँ पर ये एक इन्वर्जन लेयर को बनाता है। इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पर दोनों लेयर्स के बीच में यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में बहुत कम मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है रिलेटिवली स्टेबल बना रहता है। तीसरी जो प्रमुख लेयर है दैट इज कॉल्ड मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो है वहाँ पर टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोलर हीटिंग, पार्टिकल्स कम है तो सोलर हीटिंग घट रही है। इसके अलावा रेडिएशन इमिशन होने के कारण से कूलिंग बढ़ रही है। तो इस मीजोस्फीयर के टॉप पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर ड्रॉप होकर -143 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसकी जो लोअर बाउंड्री है मीजोस्फीयर की वो करीब, अगर आप इक्वेटर की बात करें तो 50 किलोमीटर के आसपास होती है। तो मीजोस्फीयर जो है वो करीब 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मिडिल और हाई लैटिट्यूड पे ये करीब 85 किलोमीटर के आसपास तक आ जाता है। इसके बाद में थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में अगेन एक पॉज आता है जिसको हम मीजोपॉज कहते हैं। यहाँ ये बाउंड्री है टेम्परेचर मिनिमम की, जो मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ दो टेम्परेचर मिनिमा आपको देखने को मिलेंगे, एक 85 किलोमीटर के आसपास और एक स्ट्रॉन्ग जो मिनिमा देखने को मिलेगा वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर मीजोपॉजल अनोमली देखने को मिलती है और GHG के एक्यूमुलेशन के कारण कूलिंग देखने को मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाई एनर्जेटिक सोलर रेडिएशंस हैं उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत डिपेंड करेगा कि सोलर एक्टिविटी किस तरीके की है और टेम्परेचर 2000 डिग्री तक भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर गैसेस बेहद डाइल्यूट है तो इस कारण इतना अधिक टेम्परेचर के होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी महसूस नहीं होगी। करीब 160 किलोमीटर के ऊपर इस लेयर में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल इतने कम हैं कि वहाँ पर जो साउंड है वो नहीं जा पाता। तो इसलिए ये पूरा रीजन 160 किलोमीटर के ऊपर है वो एनाकॉस्टिक हो जाता है, वहाँ साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। थर्मोस्फीयर करीब 85 किलोमीटर के आसपास से शुरू होता है और 500 किलोमीटर के आसपास तक ये मौजूद है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन वो महसूस नहीं होगा। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है बेहद थिन लेयर है, उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर यद्यपि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, लेकिन डेंसिटी इतनी कम है कि वो गैस के रूप में भी व्यवहार नहीं कर पाते। एक्सोस्फीयर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन थ्रू आउट द एक्सोस्फीयर मौजूद होगी, साथ साथ कुछ हीलियम भी मौजूद हो सकता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन इसके बेस के ऊपर यानी कि 500 किलोमीटर के आसपास ये मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बाकी ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो जो लोअर मोस्ट बाउंड्री होती है एक्सोस्फीयर की दैट इज कॉल्ड एक्सो बेस। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है बेहद कम है, मॉलिक्यूल्स बेहद कम है, यहाँ पर बैरोमेट्रिक कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती
और जो टेम्परेचर है वो नियरली इस पूरे एक्सोस्फीयर में कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल लेयर्स के अलावा कुछ और भी लेयर्स हैं इनके हम बारे में बात करते हैं, जैसे ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ये एक्चुअली आप जैसा कि देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद है वो यूवीसी जो कि 240 नैनोमीटर से कम है, यूवीसी जो हाई एनर्जी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के इस यूवीसी की प्रेजेंस में ओजोन फॉर्म करते हैं, O3। अगेन ये जो O3 है, ओजोन है, ये फोटोलाइज होती है और फोटोलाइज होके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बनाती है। इस ओजोन का लॉन्गर जो वेवलेंथ है उनके लिए अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन ये शो करती हैं। इस कारण से जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो हीट अप होता है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में हीटिंग बढ़ती है। ओजोन की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में बेहद कम है, 0.00006%, बट इसकी जो पीक कंसंट्रेशन है वो करीब 32 किलोमीटर पे दिखाई देती है, जो कि 0.0015% है। इतनी कम ओजोन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्प्शन करती है लॉन्गर वेवलेंथ का, इस कारण स्ट्रेटोस्फीयर में आप हीटिंग देखेंगे। एक और जो टर्म यूज किया जाता है वो है आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर जो है वो शेल है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम का इन मॉलिक्यूल्स का, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद होते हैं। ये करीब 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वहाँ मौजूद होते हैं और इस पूरे जोन को आयोनोस्फीयर कहा जाता है। आयोनोस्फीयर का जो आयनाइजेशन होता है वो सोलर रेडिएशन के कारण होता है और ये आयोनोस्फीयर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी में एक बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है उसकी आंतरिक जो किनारा है, इनर एज है, उसको ये बताता है। और आयोनोस्फीयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कई प्रकार की लेयर D, E, F, F1, F2 आदि पाई जाती हैं। रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन में ये बेहद, और रडार की भी हम बात करें उनमें ये जो अपर एटमॉस्फेरिक रडार हैं, ओवर द एटमॉस्फेरिक, उनमें ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ध्यान होगा यहाँ ये जो लेयर्स हैं आयोनोस्फीयर की, इनमें डायनल चेंजेज आते हैं, दिन और रात में परिवर्तन आते हैं। इसीलिए अगर जो बच्चों ने रेडियो सुना होगा पहले तो उन्हें ध्यान होगा दोपहर के वक्त और शाम के वक्त कुछ देर के लिए रेडियो बंद हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर इन लेयर्स के बीच में रेडियो सिग्नल्स की स्विचिंग के लिए उसे करना पड़ता था। इसके अलावा एक और टर्म जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ होमोस्फीयर। होमोस्फीयर का मतलब जो है वो है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का लोअर पार्ट, जो केमिकली स्टेबल है। यहाँ जो केमिकल कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का है वो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ केसेस की थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन मिक्सिंग लगातार होती रहती है। इस कारण ये जो रीज़न है वो होमोजीनस रीज़न होता है। और यहाँ पर करीब 100 किलोमीटर के आसपास जो टर्बोपॉज एक लेयर जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ इसका एंड हो जाता है। इसके बाहर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड हीटेरोस्फीयर। हीटेरोस्फीयर लेयर 100 किलोमीटर से आगे की तरफ मौजूद होगी। यहाँ ऊंचाई के हिसाब से जो केमिकल कंपोजिशन है वो परिवर्तित होता है, क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो बहुत लंबी दूरी तक बिना एक दूसरे से टकराए भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिननेस है। इस कारण यहाँ पर गैसेस जो हैं
वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से स्ट्रेटिफाइड हैं। नीचे के स्तर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिखेंगी और ऊपर के स्तर के ऊपर हमें हाइड्रोजन दिखाई देगी। तो यहाँ हमने ये टॉपिक जो हमारा था उसे हम समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आज हमने वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ गैसेस देख लिया। इससे पहले हम एटमॉस्फेयर क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा थर्मल इन्वर्जन। धन्यवाद।